हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। टिहरी बांध से जुड़े हुए जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे जो ये टिहरी डैम है एक बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। ये इस डैम का निर्माण कैसे शुरू हुआ था, किस प्रकार का ये बांध है दोस्तों, कितनी इसका टोटल प्रोडक्शन है और उत्तराखंड को इससे क्या लाभ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशल वीडियो आज का परीक्षा दृष्टिकोण से। साथ ही आप जान पाएंगे टिहरी डैम का पूरा इतिहास, पुराना टिहरी जो कि इसमें जलमग्न हो गया उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानेंगे दोस्तों। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होने वाला है, साथ ही परीक्षा उपयोगी तो है ही दोस्तों। तो चलिए देखते हैं टिहरी बांध। तो सबसे पहले देखिए टिहरी बांध की मैं बात करता हूँ दोस्तों। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ये बांध बनाया गया दोस्तों, और ये भारत सरकार का एक बहुउद्देशीय बांध है। और इसकी बात की जाए तो देखा जाए तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। ठीक है, भारत में अगर बात की जाए 260.5 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों, ऊंचाई। और 260.5 यानी कि फीट में हम बोलते हैं 855 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। और अपने आप में एक खास बात है क्योंकि ये ग्रेविटी बांध ना होकर स्पेशली कौन सा बांध है, काफर बांध है। ठीक है, तो काफर बांध क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिहरी डैम सबसे पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों। तो कैसा बांध है टिहरी, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका, तो टिहरी एक काफर बांध है दोस्तों। ठीक है, काफर बांध का मतलब होता है इम्बैंकमेंट डैम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्बैंकमेंट डैम। और एक प्रकार का होता है ग्रेविटी डैम। अब इनमें अंतर क्या है थोड़ा इसको समझिए दोस्तों। काफर बांध देखिए दोस्तों कैसे बनाया जाता है। काफर बांध में हम सिंपली क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, बीच देखिए पार्टीशन जो होता है, जैसे कि आप डैम को देख रहे हो ना, इसी में समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा जूम करके। ठीक है, काफर बांध का मतलब ये होता है जैसे अमूमन जो डैम होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम कंक्रीट वगैरह का बना होता है, कंक्रीट का बना होता है। तो इस तरह का होता है, देखिए बेस में चौड़ा होता है, ऊपर को पतला पतला होते जाता है, क्योंकि बेस में क्या होगा, जल का जो होगा तनाव ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए बेस चौड़ा बनाना पड़ेगा। और कंक्रीट के सारे डैम को ऊपर लिया जाता है, यानी कि कंक्रीट जो हम यूज करते हैं तो वो कंक्रीट ही इसमें यूज होता है, सरिया सीमेंट लोहा आदि। लेकिन अगर काफर बांध की बात करें दोस्तों, तो काफर बांध में जो बीच का पॉइंट होता है, मात्र जो बीच का पॉइंट होता है, इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, कंक्रीट या हम लोहे का प्रयोग करते हैं, सरिया वगैरह का, या तो सरिया की जो सीट होते हैं, लोहे की सीट्स होते हैं, उनको डालते हैं। बल्कि जो साइड एरिया होते हैं दोस्तों, इनको कंक्रीट से नहीं बनाया जाता, ये केवल मिट्टी और पत्थर से बनाया जाता है। देखिए मतलब सिंपली मैं बोलूँ तो जो काफर बांध है, काफर बांध का मतलब सिंपली ये है कि हम एक आर्टिफिशियल पर्वत का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम पर्वत बना रहे हैं दोस्तों, मिट्टी और पत्थरों से। तो इस प्रकार का बांध है टिहरी डैम। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इमेज में भी आप देखिए ध्यान से, तो ये पूरा मिट्टी पत्थर हमको दिखाई दे रहा है डैम के दोनों तरफ। तो इसी ने रोका हुआ है टिहरी के पूरे जल को। ठीक है, टिहरी का जो डैम का पूरा जल है, जलाशय है, उसको रोका है इसने। ठीक है, तो टिहरी बांध काफर बांध है, समझ गए होंगे आप काफर बांध क्या होता है। काफर बांध सिंपली हम बोले तो दोस्तों मिट्टी और पत्थर का बना हुआ बांध दोस्तों, इसमें कंक्रीट का उपयोग नहीं होता। हालांकि बीच में जो हमारा बीच है, बीच का जो बेस होता है उसमें कंक्रीट या लोहे की सीटों का उपयोग किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, बाकी ये पूरा हम बोल सकते हैं कि एक क्या है, कृत्रिम पर्वत है, यानी कि आर्टिफिशियल माउंटेन टाइप का बनाया जाता है। तो टिहरी जो क्षेत्र है, टिहरी की हम बात करते हैं तो टिहरी पुराना नाम त्रिहरी भी मिलता है इसका। ठीक है, त्रिहरी कौन कौन सी नदी के संगम पर था ये, तो टिहरी जो हमारा था भागीरथी और भिलंगना के संगम पर था दोस्तों। टिहरी को राजधानी किसने बनाया था, तो टिहरी को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति हमारा था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने दोस्तों हमारा 1815 में टिहरी को राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद डैम बनना शुरू हो गया दोस्तों ये, और डैम बन के जो हमारा सुदर्शन शाह द्वारा बसाया गया पुराना टिहरी था वो जलमग्न हो गया। साथ ही यहाँ पे एक विरासत भी जलमग्न हो गई जो कि बहुत फेमस था, कीर्ति शाह ने जिसका निर्माण करवाया था, घंटाघर। ठीक है, तो टिहरी का घंटाघर। लेकिन हाल में एक रिपोर्ट आई थी, गोताखोरों ने इंस्पेक्शन किया था दोस्तों पानी के अंदर जाकर, तो पाया कि जो हमारा घंटाघर था ना पुरानी टिहरी का, वो अभी भी पानी के अंदर सुरक्षित खड़ा हुआ है। ठीक है, पानी के अंदर भी डैमेज नहीं हुआ है अभी, वो वैसा का वैसा है ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमको, टिहरी बांध किन किन नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। टिहरी बांध की हाइट कितनी है, 260.5 मीटर है। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा है। ठीक है, एशिया का भी बोला था, लेकिन एशिया में चाइना वगैरह में जो हमारे डैम वगैरह बनते जाते हैं, तो ये जानकारी हमेशा अपडेट होते रहती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक है ये चीज़ें कि सबसे ऊंचा सबसे लंबा, ये हमेशा स्टेबल नहीं रहती है चीज़ें, इसमें बदलाव आता है। जैसे अभी हमारी सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार पटेल की, हो सकता है अभी उससे ऊंची कोई मूर्ति बन जाए आने वाले समय में। ठीक है, तो कुछ समय के लिए है, लेकिन अभी के लिए याद रखना है आपने, भारत का तो सबसे ऊंचा बांध है। और वहीं हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा भाखड़ा नागल बाग है दोस्तों, सतलज नदी पे, ये ग्रेविटी बांध है। ठीक है, कंक्रीट का बना हुआ इस तरह का होता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा एम्बैंकमेंट डैम और हमारा ग्रेविटी डैम में। ठीक है, समझ पाएंगे। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं टिहरी का दोस्तों। टिहरी का जो बांध का डिज़ाइन था जो हम देख रहे थे अभी, इस डिज़ाइन को तैयार करने वाले हमारे व्यक्ति थे प्रोफेसर जेम्स ब्रून।
ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है प्रोफेसर जेम्स ब्रून। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बांध को बनाने का जो सोचा या परिकल्पना की वो वर्ष था 1949 में परिकल्पना की गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि एक ऐसा ऐसा डैम होना चाहिए, बहुत उपयुक्त प्लेस है डैम बनाने के लिए। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे जो टिहरी प्लेस है 1 अगस्त 1949 को ही भारतीय संघ का जनपद बन जाता है, भारतीय संघ में विलीन हो जाता है ना, तो संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बन जाता है हमारा टिहरी रियासत। तो जैसे रियासत जनपद बन गया तो आप किसके अंडर आ गए, संयुक्त प्रांत जो उसमें था उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये सरकार बोलती कि यहाँ पे अब हम डैम बनाएंगे जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन वगैरह होगा और बहुत लाभ मिलेगा सरकार को। तो उसके बाद इसका सर्वे वगैरह होता है और 1961 आते आते पूरा सिंचाई विभाग के द्वारा बांध स्थल का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया दोस्तों। तो अलग अलग यहाँ पे वर्ष हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बना था कि टिहरी में जो कार्य था कब से शुरू हुआ, बांध ने कब से कार्य करना शुरू किया, तो बांध ने काम करना शुरू किया 2006 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। तो सबसे पहले परिकल्पना की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1949 में, उसके बाद सिंचाई विभाग ने सर्वेक्षण किया 1961, उसके बाद देखिए 1972 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे जो प्लान कमीशन था हमारा, उसने बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी दोस्तों। और फाइनली क्या हुआ, 1978 से इस बांध का निर्माण कार्य शुरू हो गया। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष हैं, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी डैम बनाने हेतु योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति किस वर्ष दी थी, तो 1972 में दी थी। कब से शुरू हुआ काम, 1978 से हुआ। लेकिन जैसे बांध बनना शुरू हुआ दोस्तों, टिहरी के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो टिहरी परियोजना का विरोध होना लगा क्योंकि टिहरी का पूरा अस्तित्व ही इसमें खत्म हो जाने वाला था। इस वजह से वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और सबसे पहले इसमें विरोध स्वर किसने जगाए दोस्तों, कमलेंदुमती शाह ने, ठीक है। राजमाता कमलेंदुमती शाह जो कि पहली सांसद भी बनती है हमारी टिहरी सीट से, इन्होंने यहाँ पर बांध का विरोध किया। इसके बाद देखिए 1978 में दोस्तों बांध विरोधी समिति बनती है। इंपॉर्टेंट वर्ड से याद रखिएगा, 1978 में एक समिति बनती है विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में, ठीक है। इसको बोला गया बांध विरोधी समिति। इसमें विद्यासागर नौटियाल जी थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इसके साथ साथ वीरेंद्र सकलानी आदि भी इस समिति से जुड़े रहे। और 1979 में क्या हुआ दोस्तों, सकलानी जी ने एक हमारी याचिका भी दायर की, ठीक है, कि यहाँ पर डैम नहीं बनना चाहिए। तो बांध विरोधी समिति सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सकलानी और विद्यासागर नौटियाल, और इन लोगों ने दोस्तों 1979 में हमारा उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट में बांध के विरोध में दोस्तों याचिका भी दायर की थी, ठीक है। और बात करें 1991, तो 1991 में हमारे सुंदरलाल बहुगुणा ने 76 दिनों तक हमारा दिल्ली में अनशन किया था, 76 दिन के लिए। और बांध का काम 76 दिनों के लिए रुका हुआ था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, फिर चलते रहा, फिर कहाँ रुकता भैया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। अब बात करते हैं 1978 से जैसे ही टिहरी डैम का काम शुरू हुआ दोस्तों, इसके बाद काम थोड़ा स्लो पड़ गया। थोड़ा तो आंदोलन का असर भी था, थोड़ा फंडिंग वगैरह का भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, और थोड़ा यहाँ पे जो हमारे कार्य बोल सकते हैं ना, जो वर्क मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 1988 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की, यानी कि THDC की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है THDC की स्थापना कब हुई थी। तो THDC की स्थापना हुई थी 1988 में, और 1989 आते आते 1989 आते आते इस THDC को पूरे बांध का कार्य सौंप दिया गया, पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई कि अब आपके अंडर ही काम चलेगा, आप करो, ठीक है। और 1990 में THDC को ही बोला गया भैया विस्थापित जो लोग हैं उनके बारे में भी आप ही सोचो, यानी कि जो भी हमारे विस्थापित होंगे उनका पुनर्वास आप करोगे। विस्थापित कौन, अरे भैया ये आप देख रहे हैं ना चित्र में, पुराना टिहरी नीचे पे दिख रहा है, देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इतना खूबसूरत था देखिए पुराना टिहरी है, ठीक है। तो पुराना टिहरी डूब गया दोस्तों उसके बाद, ठीक है। तो पुराने टिहरी के जो लोग होंगे वो कहीं तो बसाना पड़ेगा ना उनको। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, परियोजना से प्रभावित जितने भी यहाँ पे टिहरी के लोग थे, कुछ लोगों को तो दक्षिण में नव स्थापित एक नई टिहरी बसाई गई, वहाँ पे स्थानांतरित किया गया, और कुछ लोगों को हमारे प्लेन एरिया में लाइक रायवाला हो गया देहरादून में, उसके साथ साथ हमारा हरिद्वार हो गया, बंजरावाला हो गया, भानियावाला हो गया, और जॉली ग्रांट वगैरह यहाँ पे इनको क्या किया गया, विस्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि बांध का जो था एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया, लोगों को भी तो विस्थापित करना पड़ा। डैम बनने से प्रॉफिट तो हो रहा है आज की डेट में, लेकिन डैम के बहुत से हानि भी हैं, अभी हम देखेंगे आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों आपको याद रखने हैं। THDC की स्थापना कब हुई थी, 1988 में, और 1989 में इसने जिम्मेदारी ली डैम की, और 90 में इसने क्या किया दोस्तों, हमारे विस्थापितों को पुनर्वास का जिम्मा लिया। 1986 में देखिए दोस्तों, अभी THDC नहीं बना था, उससे पहले 1986 में एक बंदा भी आता है यहाँ पे भारत यात्रा में। उस समय सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, USSR था ना उस समय सोवियत संघ,
तो यहाँ के राष्ट्रपति आए थे, यानी कि वर्तमान रूस की मैं बात कर रहा हूँ, तो रूस का राष्ट्रपति आया था उसमें मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने भारत आकर टिहरी बांध के बारे में देखा सुना और बोला कि हम इसकी वित्तीय मदद करेंगे, ठीक है। तो वित्तीय मदद भी की दोस्तों, उसके बाद केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी रहा, उत्तर प्रदेश सरकार की भी ये संयुक्त परियोजना थी। उसके बाद हमारा उत्तराखंड बन गया, तो उत्तराखंड को इससे कौन सा फ़ायदा हुआ वो अभी हम देखेंगे। उत्तराखंड को केवल इससे रॉयल्टी प्राप्त होती है, लेकिन डैम का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, उतने प्रोडक्शन के सामने जो रॉयल्टी है वो भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर पूरे बात का यहाँ पे कैसे काम चला था ये आपने जान लिया दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कुल जलाशय, तो डैम का आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल जो है जलाशय है, पानी रोका गया, तो इस जलाशय का पूरा क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा जलाशय। इसको पहले रामतीर्थ सागर कहा जाता था, क्योंकि पुरानी टिहरी में स्वामी रामतीर्थ आए थे ना कीर्ति सागर टाइम पे, रामतीर्थ जी ने यहाँ पे तपस्या वगैरह की थी, इसलिए इसको रामतीर्थ सागर बोला गया। लेकिन बाद में अभी हाल के दिनों में क्या हुआ दोस्तों, हमारे जो अमर शहीद श्रीदेव सुमन थे, जिन्होंने प्रजातंत्र का जो हमारी राजशाही थी उसके खिलाफ यहाँ पे बहुत हल्ला बोला था, टिहरी की जनता को निरंकुश शासन से आज़ादी दिलाई थी, तो उनको सम्मान देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार द्वारा हाल में ही इसको सुमन सागर बोला गया। अब वर्तमान समय की मैं बात करूँ कि टिहरी का जो जलाशय है उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुमन सागर। देखिए इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था दोस्तों, 30 जुलाई 2006 को ये राष्ट्र को समर्पित हुआ। यही क्वेश्चन बना था एग्जाम में, कब समर्पित किया गया था, तो 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित किया गया दोस्तों। राष्ट्र का गांव इस परियोजना को संज्ञा दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। राष्ट्र का गांव संज्ञा किस प्रोजेक्ट को दिया गया उत्तराखंड में, तो टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई। कुल यहाँ पर अगर क्षमता की बात करें तो उत्पादन क्षमता है इसकी 2400 मेगावाट की दोस्तों, और 2007 तक की हम कुल बात करते हैं, फर्स्ट फेज शुरू होने तक, तो 2007 तक इसमें टोटल बजट लग चुका था 7000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे ये बजट होता है दोस्तों, 7000 करोड़। तो ये टोटल यहाँ पे ड्रीम या मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं हम टिहरी डैम को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए दोस्तों, जो ये प्रोजेक्ट था टिहरी डैम का 2 चरणों में पूरा किया गया, ठीक है। तो 2 चरणों में है, मतलब इसके 2 चरण हैं। पहला चरण 1000 मेगावाट जो कि टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और जबकि द्वितीय चरण में हम बात करते हैं दोस्तों, तो टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, तो इसकी भी हमारी कैपेसिटी 1000 मेगावाट, यानी कि टोटल हो गया 2000 मेगावाट। और वहीं बात करें दोस्तों 400 मेगावाट की हमारी जो है वो कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो कोटेश्वर जो हमारा बांध है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, किस नदी पर बना हुआ है। कोटेश्वर बांध बना है दोस्तों भागीरथी पर, ठीक है। किस पे बना है, भागीरथी पर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए कोटेश्वर हो गया हमारी परियोजना 400 की, और 1000 की हमारी ये 2, टोटल मिला के हमारा 2400 मेगावाट की ये टिहरी जो विद्युत परियोजना है दोस्तों, टोटल है 2400, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो परियोजना का मुख्य बांध है, मुख्य बांध से कितने जलाशय निकाले गए हैं, ठीक है। तो मुख्य बांध या जलाशय से हमारे बोल सकते हैं कितनी सुरंगें, माफ कीजिएगा, कितनी सुरंगें निकाली गई हैं। तो मुख्य बांध या जलाशय से हमारी टोटल 4 सुरंगें निकाली गई हैं, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी पूछ लेता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है यूपी ट्रिपल एस से, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे टिहरी डैम का मुख्य जलाशय है या टिहरी डैम जो मेन डैम है, बांध है, वहाँ से टोटल टर्बाइनों को चलाने के लिए कितनी जल सुरंगें निकाली गई हैं, तो 4 हमारी सुरंगें निकाली गई हैं दोस्तों, ठीक है। टोटल क्षमता 2400 मेगावाट। रॉयल्टी जो उत्तराखंड को मिलती है 12% की इससे, ठीक है। तो 12% रॉयल्टी मतलब 2400 मेगावाट का 12% लगा लो, इतनी बिजली उत्तराखंड को मुफ्त में मिलेगी, सरकार उसको बेचकर रेवेन्यू कमा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो 12% बहुत होता है, 240 तो हमारे 10% हो गया, 240 में हमारा 48 यानी कि 245 मेगावाट के आसपास हमारी क्या होती है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को दोस्तों यहाँ पे फ्री में बिजली मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका करेक्शन कर लीजिएगा आप, 48 होगा दोस्तों, 48 एंड हमारे 240, ठीक है। तो 240 में 48 यानी कि कितना हो गया, 288, ठीक है, यानी कि 288 होगा लगभग, ठीक है। करेक्ट, इसको करेक्ट कर लीजिए। यानी कि अगर हम 12% रॉयल्टी बोले 2400 मेगावाट में, तो 12% हो जाता है 288, ठीक है। तो 288 मेगावाट जो बिजली है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया इस डैम का। आप देखिए कुछ जो डैम बना दोस्तों, इसके लाभ देखते हैं। खासकर लाभ इसमें जो होंगे दोस्तों, 2400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन, तो सरकार बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इससे कमा सकती है, वो हमारी उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड सरकार हो, साथ ही केंद्र सरकार। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो हमारे मैदानी जो हमारे राज्य है, लाइक दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र हो गए, ठीक है, यहाँ पर सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता के लिए भी महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका है इस डैम की।
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में जो गंगा के द्वारा बाढ़ आती थी दोस्तों, उस बाढ़ में कहीं ना कहीं नियंत्रण प्राप्त हो पाया है इस डैम को बनने की वजह से। क्योंकि डैम का जो हमारा बोल रहे हैं ना, उतना बड़ा हमारा कैसा डैम है, काफर बांध है, यानी कि एक पूरा आर्टिफिशियल पहाड़ खड़ा कर दिया हमने वहाँ पे। तो डैम का जो हमारा फोर्स है, पानी का फोर्स रोक लेता है डैम, ठीक है। यानी कि जो तीव्र हमारी गति से आती थी ना गंगा मैदानी भागों में भी, तो उसकी गति को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है डैम, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये है जिससे कुछ राज्यों में बाढ़ की समस्या कम हो गई है गंगा नदी में, हाँ। और दूसरा देखिए, जो हमारा जलाशय है 42 किलोमीटर का, जिसको अब हम सुमन सागर बोल रहे हैं, उस जलाशय में देखा जाए तो दोस्तों बहुत से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। लाइक उसमें जल क्रीड़ा हो सकती है, पानी से संबंधित जो भी एडवेंचर गेम्स होते हैं वो हो सकते हैं, नौकायान, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। साथ ही देखिए, अगर वो जल क्रीड़ाएँ होंगी वहाँ पे बहुत से लोग आएंगे, तो उसके साथ साथ झील के जो तटीय एरिया हैं, झील के तटीय एरिया में क्या होंगे, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, तो उससे भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। तो स्थानीय रोज़गार लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% मुफ्त बिजली, ठीक है, जैसे कि हम बता चुके हैं। 12% का मतलब हम टोटल हमने कैलकुलेट कर दिया दोस्तों। अगर 2400 का 12% जो बिजली है, यानी कि हमारे उत्तराखंड राज्य को 288 मेगावाट बिजली मुफ्त में मिलती है, ठीक है। तो 288 मेगावाट बिजली बहुत होती है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें इसमें रखी गई हैं। टिहरी बात की हमारे क्या हैं, लाभ हैं दोस्तों, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे टिहरी बांध से हानि है दोस्तों, क्या क्या लॉस है हमारा इस टिहरी बांध से। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है, ये क्षेत्र भूकंप दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ पर बार बार भूकंप आने का खतरा है दोस्तों, ठीक है। जो हमारे भूविज्ञानी बोलते हैं, अगर रिएक्टर स्केल पर अगर बड़ा भूकंप आता है, तो अगर ये डैम बाई चांस कुछ हो जाता है, डैमेज वगैरह, तो मान के चलिए उत्तर भारत के बहुत से राज्य प्रभावित होंगे जो भी गंगा तट पर बसे हुए हैं। इतनी भयंकर बाढ़ आ जाएगी कि गंगा तट पर जो भी शहर बसे हुए हैं ना, हो सकता है उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो, जनधन की क्षति हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, भगवान से हम दुआ करते हैं कि कभी ऐसा हो ना। अगर बात करें दोस्तों, भूकंप दृष्टि से संवेदनशील भी हम इसलिए बोल रहे हैं इस प्लेस को, क्योंकि भूविज्ञानी बोलते हैं कि जहाँ पे ये डैम बना हुआ है ना, इस डैम के नीचे अगर हम तल पे जाते हैं तो यहाँ पर एक भूकंप का अधिकेंद्र भी स्थित है, ठीक है। भूकंप का अधिकेंद्र, अधिकेंद्र का मतलब क्या होता है, फोकस, एक ऐसा प्लेस जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो महार टियर जो हमारे फास्ट होती है ना, उसी के ऊपर ये डैम बना हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है भूविज्ञानियों के द्वारा। अब इसमें कितना सच है कितना क्या है, लेकिन फिर भी आपको पता है जोन 5 में एरिया आता है पूरा हमारा पर्वतीय लगभग लगभग। तो उस एरिया में आने की वजह से दोस्तों क्या होता है, भूकंप दृष्टि से बहुत संवेदनशील माने जाते हैं, ठीक है, हमारे पर्वतीय एरिया। तो एक यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा तो ये है। दूसरा देखिए दोस्तों, अपोवाह क्षेत्र में उच्च अपरदन के कारण जलाशय में गाद जमाव की स्थिति से नींव कमजोर होने का खतरा, एक तो भूकंप से भी हो सकता है। दूसरा देखिए दोस्तों, लगातार हमारी नदियों का पानी रोका है हमने इस डैम को बनाकर, तो नदियाँ अपने साथ देखिए ऊपर बहुत तेज़ बहती है नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में, आपने देखा है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी जो है अपरदन भी ज़्यादा करती है। अपरदन होता है मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाना। अब मिट्टी को अपने साथ बहा के तो लाई, डैम बन गया यहाँ पे, डैम के तले में क्या होगा, मिट्टी, गाद, कंकड़, पत्थर ये जमा होते रहेंगे, और हो सकता है एक दिन ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा हो जाए गाद की मात्रा, और फोर्स क्या हो जाए, ज़्यादा पड़े, फिर क्या हो, डैम वहाँ पे क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है दोस्तों। और हमारे जो हमारे वैज्ञानिक वगैरह हैं वो बोलते हैं कि 60 साल तक इसकी उम्र है इस बांध की। तो बहुत से रीज़न है, इसी वजह से विरोध किया लोगों ने इसका। अगला देखिए, जलीय जीव और अन्य कई वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव दोस्तों। तो जहाँ पर ये डैम बना होगा, डैम बनने पर मैंने आपको बोला ना, अगर पूरा पुराना टिहरी शहर जलमग्न हो गया दोस्तों, डैम बना यहाँ पे टिहरी था ये, बाकी ये पर्वत है 3 तरफ इसके, ठीक है, यहाँ पे डैम बनाया गया और पानी को रोका गया। अब ये जो पुराना टिहरी था ये तो डूब गया दोस्तों। अगर मानव बस्ती डूब रही है तो मान के चलो कितने सारे पेड़ डूब गए होंगे, कितने सारे वहाँ पे जो हमारी टिहरी, पुरानी टिहरी में जो जीव जन्य जीवों की जो हमारी प्रजातियाँ थी वो भी डूब गई होंगी, है ना। तो कुल मिलाकर क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, जो आसपास के जलीय जीव थे या वो अन्य वनस्पतियाँ थी या जो अन्य जीव थे उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, यानी कि उन एक पारिस्थितिकी तंत्र को हमने खत्म कर दिया। यहाँ पे जो हमारा एक पारिस्थितिक तंत्र चल रहा था वहाँ पे, ठीक है, उसको हमने खत्म कर लिया, ठीक है, पूरा जलमग्न हो गया वो। और दूसरा देखिए, संबंधित क्षेत्र के भूगर्भिक एवं पर्यावरण के संरक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो जहाँ पर ये डैम बना हुआ है दोस्तों, कहीं पर भी बांध होता है ना दोस्तों, तो बांध वाली जगह पर हमेशा बादल फटने की घटना ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, बादल फटना, ठीक है। क्लाउड ब्रस्ट बोलते हैं जिसको उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी जिससे होती है उत्तराखंड में हम देखते हैं रेनी सीजन में, हर जगह बादल फट जाता है, आज इस जगह पे कल वहाँ पे, और काफ़ी लोग इसमें अपने घर गंवा देते हैं, अपने लोगों को गंवा देते हैं, ठीक है। तो बादल फटने की घटना ज़्यादा होती है जहाँ पर डैम होता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे वाष्पन प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, बादल तेज़ बनते हैं ना, उतना बड़ा है वहाँ पे डैम है नीचे, ठीक है।
और बाकी देखिए सबसे जो मेजर लॉस बोल सकते हैं कि हमारी हेरिटेज साइट इसमें जलमग्न हो गई दोस्तों। अगर हम पुरानी टिहरी की बात करते हैं तो पुरानी टिहरी भी तो हमारा एक ऐतिहासिक स्थल है ना दोस्तों। ऐतिहासिक स्थल था अपने टाइम का। भागीरथी, भिलंगना और एक गंगा और आती थी यहाँ पे, छोटी सी घृत गंगा, इनके संगम पर बसा हुआ था टिहरी, ठीक है। और बहुत से इसको त्रिहरी इसको नाम दिया जाता है, बहुत से इसके अलग अलग नाम है दोस्तों, बहुत से इनके पावन नाम थे, ठीक है। गणेश प्रयाग इसको बोला जाता था टिहरी को। टिहरी का अगर पुराना नाम पूछा जाता है तो गणेश प्रयाग भी था इसका नाम, ठीक है, गणेश प्रयाग इसी को बोला था। तो गणेश प्रयाग तो भैया डूब गया पुरानी टिहरी जब जलमग्न हुई दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पुरानी टिहरी में हमारा एक बहुत, जब महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली हुई थी उस टाइम पे 1897 में उनको यहाँ पे ऑनर देने के लिए कीर्ति शाह ने घंटा घर भी बनाया था। हालांकि घंटा घर को बनाया गया है नई टिहरी में भी। नई टिहरी भी जब आप विजिट करेंगे ना वहाँ पे आपको घंटा घर देखने को मिलेगा। लेकिन एक हमारा जो होता है ना पुराने हेरिटेज जो हमारी बिल्डिंग होती है वो अलग ही बात है। तो ये भी हमारा जलमग्न हो गया दोस्तों, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें थी टिहरी के, जो राज प्रसाद वगैरह थे जो राजाओं ने वहाँ पे बनाए होंगे, राज प्रसाद वगैरह, वो सभी क्या हुए, जलमग्न हो गए दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो हमारी रियासत थी कि उस रियासत का समूचा इतिहास वो भी जलमग्न हो गया इस बांध के बनने के साथ, ठीक है। इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। आज भी इसका विरोध जारी है। पर्यावरणविद जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जिनको पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है उत्तराखंड में, आज भी इस बांध का विरोध करते हैं, ठीक है। अभी इसी प्रकार के बांध की बात हो रही है काली नदी पर। काली नदी पर दोस्तों देखी जाए तो हमारा बहुत बड़ी एक योजना बनने वाली है, पंचेश्वर बांध परियोजना, ठीक है। पंचेश्वर इससे भी बड़ी परियोजना है दोस्तों, अब आप लगा सकते हैं। पंचेश्वर बांध परियोजना जो कि भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है, ये काली नदी या श्यामा नदी पर या शारदा नदी जिसको बोलते हैं उस पर प्रस्तावित है। अभी इस पर सर्वे चल रहा है दोस्तों। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें पर्यावरण जो हमारे विद हैं या पर्यावरण शास्त्री हैं इस डैम को बनाने से मना करते हैं, या सरकार अपनी दूरस्थ इच्छाओं और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इसको भी कंटिन्यू रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा संगठन और लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बांध नहीं बनना चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है दोस्तों, जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है डैम बनने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा हम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जो पहले था ही नहीं। तो क्या होगा, उससे क्या होंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे, भौगोलिक विषमताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये था टिहरी बांध से संबंधित पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये है टिहरी डैम हमारा, ठीक है। ये निर्माणाधीन पिक्चर्स हैं। और दूसरा अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे से तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे आप अच्छे से देख पाएंगे कैसा टिहरी डैम दिखता है दोस्तों। और देख सकते हैं आप, देखिए ये पहाड़ है और पहाड़ की तरह कृत्रिम पूरा पहाड़ बनाया गया मिट्टी और पत्थर का, इसीलिए इस बांध को काफर बांध भी कहा जाता है। ये रीज़न था दोस्तों, ओके। तो चलिए दोस्तों आज ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। टिहरी डैम से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपको मिल गए, और महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक बहुउद्देशीय परियोजना है हमारे राज्य में स्थित, तो क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप अगर अदर स्टेट के भी एग्जाम देखेंगे ना, पीसीएस वगैरह हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बनता है हमेशा टिहरी डैम वगैरह से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, अच्छे से सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपने ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।